आज घोर कलयुग आ गया है। बच्चे माता पिता पर हाथ उठाने तक से गुरेज नहीं करते। वैसे तो वरुण आए दिन माँ को मारता रहता है, लेकिन उस रात पता नहीं उसे क्या हो गया कि इतनी जोर का घूसा मारा कि दांत तक टूट गया। बीच में आई पत्नी को भी खूब मारा। पड़ोसी लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं विस्फोट हुआ है और उसकी किरचें जमीन को भेद रही हैं। खिड़कियां खोलकर वो बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वरुण के घर का दरवाजा खटखटाकर शोर मचने का कारण पूछ ले। मार क्या, एक थप्पड़ तक मीरा के पति ने उसकी रेशमी देह पर नहीं मारा था और बेटा एकदम कसाई हो गया है। पति के रहने पर हर वक्त सजी धजी रहने वाली मीरा अब तो अर्ध विक्षिप्त सी हो गई है। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों अनसुलझे प्रश्नों की भीड़ वाली आंखें, कुछ कहने को ललायत सूखे होठ, सब कुछ उसकी दयनीय जिंदगी को व्यक्त करने लगे। उस रात मीरा बरामदे में पड़ी एक कंबल में ठिठुरती रही। उसकी टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो अपने छोटे से कमरे में, जो पहले स्टोर था, कि वहां चली जाए। केवल एक ही वाक्य कहा था मीरा ने अपनी बहू से, सलोनी बहू, तुमने ये साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहन ली? ये तो मेरी शादी की सालगिरह की थी। बस बेटा माँ को रुई की तरह धुनने लगा और बकने लगा, तेरी ये हिम्मत कि मेरी बीवी से साड़ी के लिए पूछती है? मीरा बेचारी चुप हो गई। फिर भी बेटे ने उसे बहुत मारा। ठंडी हवा का तेज झोंका उसकी घायल देह से छू रहा था। उसका अंग अंग दर्द करने लगा था। वो करहा उठी थी। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलचित्र की तरह घटनाएं बीते दिन सूखी आंखों के आगे घूमने लगे। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लगती हो और आज तो गजब ही ढा रही हो, आज रात को पति महेश ने कहा था। धत कहकर मीरा शर्मा गई थी, नई दुल्हन की तरह। वो पल याद करके उसका दिल पानी से बाहर निकली मछली सा तड़पने लगा। जब भी खाने की किसी चीज की मीरा फरमाइश करती थी तो तुरंत उसके पति उसे लाकर देते थे। बात बात पर मीरा से कहते थे, तू चिंता मत कर, मैंने तो ये घर तेरे नाम ही लिया है और बैंक में 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी तेरे नाम से कर दिया है। अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तब भी तू ठाठ से रहेगी। मीरा हंस देती थी। वो बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति और लायक बेटी बेटा दिए हैं। अपने इसी बेटे को उसने बेटी से 100 गुना ज्यादा प्यार दिया। लेकिन ये क्या हो गया? एकदम से उसकी चलती नाव में कैसे छेद हो गया? पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कगार पर खड़ी चट्टान सी हो जाएगी, कि पता नहीं कब उस चट्टान को समुद्र निगल ले। वो बीते पलों को याद करके पिंजड़ी में कैद पंछी सी फड़फड़ाने लगी। उस रात वो सो नहीं पाई। सुबह उठते ही धीरे धीरे चलकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी कोठरी में ले आई और पड़ोसिन के दिए हुए बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट लेकर खाने लगी। बिस्कुट खाते हुए दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग से उड़ने लगे। इस क्रूर निर्दयी बेटे बहू से तो पड़ोसिन ही अच्छी है, जो गाहे बगाहे खाने पीने की चीजें चोरी से दे जाती है। तो क्यों ना उनकी सहायता लेकर अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पा लूं। एक बार एक और विचार बिजली सा कौंधा, क्यों ना अपनी बेटी को सब कुछ बता दूं और वो मेरी मदद करे। लेकिन वो लालची दामाद कभी भी बेटी को मेरी मदद नहीं करने देगा। मैं तो बेटी को फोन भी नहीं कर सकती, हमेशा लॉक रहता है। घर से भाग भी नहीं सकती क्योंकि बेटे बहू दोनों बाहर से ताला लगाकर नौकरी पर जाते हैं। बस इन्हीं सब विचारों की पगडंडी पर चलते हुए मीरा ने कराहते हुए स्नान कर लिया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से एक उल्टी सीधी चोटी गूंथ ली। बेटे बहू की हंसी मजाक ठिठोली की आवाजें गर्म पिघलते शीशे सी कानों में पड़ रही थी। कहाँ वो साफ सुथरे कालीन बिछे पर बेडरूम में सोती थी और कहाँ अब बदबूदार स्टोर में फोल्डिंग चारपाई पर। छी छी, इतना सफ़ेद हो जाएगा वरुण का खून, उसने कभी सोचा भी नहीं था। महंगे से महंगे कपड़ा पहनाया उसे, बढ़िया से बढ़िया खाना, और हर जिद हर चाहत बेटे की मीरा और महेश ने पूरी की थी। शहर के महंगे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से फिर विश्वविद्यालय से वरुण ने शिक्षा ग्रहण की। कितनी मेहनत से, कितनी लगन से महेश ने इसे बैंक की नौकरी की परीक्षाएं दिलवाई। जब ये पास हो गया तो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाये थे। खोजबीन करके जान पहचान निकाली, तब जाकर इसकी नौकरी लगी और महेश के बनने के बाद ये सब कुछ भूल गया। काश ये जन्म ही नहीं लेता, मैं निपुती ही सुखी थी। बड़ा शरीफ, सीधा साधा और संस्कारों वाला लड़का था ये। लेकिन पता नहीं इसने क्या खा लिया कि इसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई।
जो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है। अब तो इसके पंख निकल आए हैं। प्यार, त्याग, दया, मान सम्मान की भावनाएं तो इसके दिल से गायब ही हो गई हैं, जैसे अंधेरे से परछाई छूमंतर हो जाती है। रसोई से आ रही मीठी मीठी सुगंध से मीरा बच्ची सी मनचली हो गई। हिम्मत करके सीढ़ी चढ़कर धीरे धीरे बहू के पास आई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बेटी, क्या बनाया है? पता नहीं कैसे दुनिया का नया आश्चर्य लगा मीरा को बहू के उत्तर देने के ढंग से। माँ जी, गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगी? आइए बैठिए। हक्की बक्की बावली सी मीरा डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। एक प्लेट में हलवा रखा था और दूसरी प्लेट में आलू के गरम पराठे। नाश्ता देते समय शहद सी मीठी बोली में बहू बोली, पहले इन कागजों पर साइन कर दीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिएगा। ना ना, मैं नहीं करूँगी साइन। अच्छा, तो ये आदर, ये प्यार इस लालच में किया जा रहा था? छी छी, तुम दोनों ने तो रिश्तों को नीलाम कर दिया है। मैं चाहे मर जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर मैं साइन नहीं करूंगी। मीरा बड़बड़ाती रही, जाइए जाइए, लीजिए सूखी ब्रेड और चाय, मत करिए साइन, और जब ये आ जाए तब खाइएगा इनकी मार। बहू के शब्द तीरों से भी ज्यादा घायल कर गए मीरा को। वो बाहर से अंदर तक लहूलुहान हो गई थी। मरती क्या नहीं करती, भूखी थी, सूखी ब्रेड चाय में डुबोकर खाई और रोती रही। सोचती रही कि लानत है ऐसी जिंदगी पर। गाजर का हलवा, भरवा पराठे खाकर क्या मैं तेरी गुलाम बन जाऊं? ना ना, मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती। मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूं और मैं अपाहिज बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। बुदबुदाती हुई मीरा ब्रेड और चाय से ही संतुष्ट हो गई। मन ने कहा, जाए भाड़ में तेरा हलवा और पराठे। मैं अपने जमाने में बचा हुआ हलवा, पराठे और पूरी अपनी मेहरी तक को खाने के लिए दे देती थी। मीरा बहू की क्रियाएं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सास की पीड़ा, दुख, व्यथा से बहू अनजान सी अपने कामों में व्यस्त थी। चाय नाश्ता करके उसने अपना लंच बॉक्स तैयार किया और फिर गुनगुनाती हुई कॉटन सिल्क की साड़ी और उसी रंग की मैच करती माला पहनकर ऑफिस के लिए चली गई। बाहर से घर का ताला लगा दिया। बाहर ताला बंद करके वो हर रोज ही जाती रही। और तो और टेलीफोन भी लॉक कर दिया जाता था, लेकिन उस दिन वो टेलीफोन लॉक करना भूल गई। मीरा ने रोज की तरह पूरा घर देखा। हर चीज लॉक थी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ताला लगा हुआ था। हाँ, बहू मीरा के लिए डाइनिंग टेबल पर 4 सूखी रोटी और आलू की सब्जी बना के रख गई थी। अनलॉक टेलीफोन देखकर मीरा के दिल में खुशी का खेत लहराने लगा। अब तो पड़ोसिन को फोन कर दूंगी, वो मुझे बाहर भगाने में सहायता कर देगी। उस समय मीरा में 1000 हाथियों की ताकत ने जन्म ले लिया। देह का दर्द भी कपूर सा उड़ गया था। आंखों में हीरे सी चमक उत्पन्न हो गई थी। सबसे पहले उसने पड़ोसिन को फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ आंटी प्रिया। लेकिन आप फोन कैसे कर रही हैं? क्या आज आपका फोन लॉक नहीं है? मुक्ति की खुशी में झूमती हुई मीरा बोली, हाँ हाँ बेटी, लॉक नहीं है। सुनो, तुम इस समय बाहर का ताला तोड़कर आ जाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। कैसी तैयारी आंटी? सुनकर प्रिया को आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम्ही ने तो उस दिन कहा था कि आप यहाँ से भाग जाओ आंटी, किसी और शहर या बेटी के पास। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन आंटी आप कहाँ जाएंगी? मैं प्रयागराज अपने भाई के पास जाऊंगी। वो बस स्टेशन पर मुझे लेने आ जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। अगर मैं नहीं गई तो ये मुझे ज़बरदस्ती मार पीट कर साइन करवा लेगा और मीरा फूट फूट कर रोने लगी। और क्या आंटी, बताओ ना। और फिर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। बोलते हुए मीरा की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन फ़ोन रखकर उसकी हिम्मत सांस लेने लगी। आशा जीवित होने लगी। जल्दी अलमारी खोलकर अपने कपड़े, रुपए और वसीयत के कागज़ निकाले और दरवाजे के पास अटैची लेकर वो खड़ी हो गई थी। जब पत्थर से ताला नहीं टूटा तो प्रिया ने हथौड़ी से ताला तोड़ दिया। मीरा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। एक ओर जेल से छूटे कैदी सी खुशी मीरा के दिल में थी, तो दूसरी ओर अपना घर, अपना घोंसला छोड़ने का दुख उसे खाए जा रहा था। वो घर जिसमें उसने रानी सा जीवन व्यतीत किया था, जहाँ उसके आंगन में किलकारियाँ गूंजती थी, प्यार का सूरज सदा उगता था, जहाँ उसके पति ने उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख दिया था, जहाँ वो घंटों पति के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करती थी, जो घर खुशियों के फूलों से महकता था। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि मीरा आज उसे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। क्या करती वो? कोई अन्य उपाय भी नहीं था। प्रिया ने अपनी कार में मीरा को बिठा लिया।
उनका सूटकेस उठाते समय प्रिया भी रोने लगी थी आंटी के विछोह पर। प्रिया ने आंटी से उनके भाई का फ़ोन नंबर ले लिया और बस पर चढ़ाते समय ये वादा कर लिया कि वो हफ्ते में 2 बार फ़ोन पर उनका हालचाल लिया करेगी। जितना दुख मीरा को अपना घर छोड़ने का था, उससे कुछ ही कम दुख प्रिया से बिछोड़ने का था। ज़्यादा देर वो प्रिया को बस के पास रोकना नहीं चाह रही थी। वो सरहद पर तैनात सिपाही से सतर्क थी, सावधान थी कि कहीं खोजते हुए उसकी बहू या बेटा ना आ जाए। वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ तालाब में मगरमच्छ सा उसका बेटा रहता था, जहाँ उसकी जिंदगी मोहताज हो गई थी। बस चल पड़ी थी। वो खिड़की से बाहर आंसू भरी आंखों से प्रिया को तब तक देखती रही जब तक उसकी आकृति एक बिंदु का रूप नहीं ले लिया। ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, उसका अपना शहर दूर होता जा रहा था। वो शहर जहाँ वो 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के साथ आई थी। उसे लगा उसकी जिंदगी एक नदी है जिसने अपना रास्ता बदल लिया है। बस जितना आगे बढ़ रही थी, उसका दिल उतनी ही जोरों से धड़क रहा था। काफी देर के बाद उसने स्वयं को सामान्य स्थिति में पाया। अब वो आंखें बंद करके सोचने लगी, काश मेरी बहू प्रिया जैसी होती। कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है अपनी सासू माँ का। जितनी बार भी इसकी सास मुझसे मिली है, हमेशा अपनी बहू की तारीफों के पुल ही बांधती रही है। लेकिन मुझे दुष्ट बहू मिली है। पर बहू का क्या दोष है? नालायक तो अपना बेटा है। यदि बेटा ठीक होता तो बहू की क्या मजाल कि वो गलत काम करे। ज्यों ज्यों प्रयागराज नजदीक आ रहा था, मीरा घबरा रही थी कि भैया भाभी पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचे तो सोचे, उसके पास उस रास्ते के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। पर वो भैया भाभी पर बोझ नहीं बनेगी। कुछ ही दिनों में अलग छोटा सा मकान लेकर रहेगी, एक नौकरानी रखेगी। एक विचार की लहर बार बार उठ रही थी कि घर छोड़कर मैंने गलत काम तो नहीं किया। फिर दिमाग ने कहा, तो फिर क्या करती? हर रोज मार खाती और वो मारता रहता जब तक जायदाद अपनी नाम पूरी ना लिखवा लेता। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने अपनी दोबारा बनाई वसीयत पढ़ी, जिसकी एक प्रति उसे अपनी बेटी के पास भी भेजनी पड़ेगी। वकील के पास तो एक कॉपी वो रख के आई थी। मीरा अब सोचने लगी कि आज मैंने जो कुछ भी किया वो पहले ही कर लेना चाहिए था। छी छी, माँ बेटे से मार खाए, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए था। मैं अकेली पड़ गई थी। वो दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। शुक्र है कि प्रिया जैसी पड़ोसिन मिल गई जिसने मेरी मृत पाई जिंदगी को सांसें दे दी थी। प्रिया ना होती तो मैं वसीयत भी नहीं बदल पाती और घर से भाग भी नहीं पाती। इन्हीं विचारों का ताना बुना बुनते हुए प्रयागराज आ गया। हड़बड़ाते हुए मीरा ने अटैची और पर्स पकड़ा और फिर ओम नगर के लिए रिक्शा करके चल दी। मीरा निश्चय करके अपने भाई विनय के घर पहुंच गई। दरवाजे पे लगी कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर में एक भोली भाली सुंदर सी बालिका ने दरवाजा खोला। आप कौन? किससे मिलना है? मीठी आवाज में बच्ची ने पूछा। बेटी, मैं लखनऊ से आई हूँ, तुम्हारे पापा जी की बहन हूँ। मेरा नाम मीरा है। अंदर आइए दादी जी, अंदर आइए। बच्ची के पीछे पीछे मीरा अपना पर्स और अटैची संभालती हुई चल दी। बरामदे के साथ जुड़ा हुआ ही ड्राइंग रूम था। उस घर में मीरा 8 वर्षों के बाद आई थी। घर परिवार वालों ने खूब इज्जत और मान सम्मान दिया था। भैया भाभी ने तो आंखों पर ही बिठा लिया था। मीरा के भाई के घर का वातावरण उस समय भी शांत था और अब भी लगता है सुखमय और शांत माहौल है। मीरा की विचार तंद्रा उसके भाई ने ही तोड़ी। अरे मीरा, तू इस समय अकेली कैसे? कुछ फोन वगैरह तो कर देती। वो भैया, बस आना पड़ा। सूखा चेहरा मरियम आवाज में दिए उत्तर से भाई सशंकित हो गया। आना पड़ा? मैं समझा नहीं। खैर चल, पहले चाय पी ले, कुछ खा ले फिर बताना। मीरा की आवाज सुनकर बरामदे में ही सब्जी काटती हुई भाभी दौड़ कर आई। पांव छुए फिर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद चाय नाश्ता भी आ गया। दीदी, आप तो बहुत दुबली हो गई हैं। 8 साल में चेहरा ही बदल गया। क्या हो गया है आपको? मीरा के पास आकर भाभी ने आलिंगन किया और आश्चर्यचकित नजरों से उसकी ओर देखती रही। मीरा बार बार बाहों पर, गर्दन पर पड़े जख्मों के निशान छिपा रही थी, लेकिन मेज पे रखी हुई चाय की प्याली उठाते समय गर्दन से शॉल हट गई और बाहें का स्वेटर ऊपर हो गया। देखते ही भैया दौड़कर पास आए। घबराकर पूछा, ये सब क्या है मीरा? तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे? वो भैया, वरुण मारता था, पीटता था। बस ये सब उसी के निशान हैं। इतना सब होता रहा और तुमने बताया तक नहीं। अरे हम कोई गैर हैं क्या? कभी फोन ही कर देती या कोई खत ही डाल देती। पता नहीं
तुमने कितने दुख झेले हैं जीजा जी की मृत्यु के बाद। छी छी, इतना क्रूर बिगड़ा बेटा हो जाएगा सपने में भी नहीं सोचा था। खैर मीरा, तुमने अच्छा किया जो आ गई। वो तो मुझे भूखा तक रखता था। बाहर दरवाजे पर ताला, टेलीफोन पर ताला, फ्रिज और अलमारियों में ताला लगा रहता था। भैया, ऐसी दुर्दशा तो किसी कैदी की भी नहीं होगी जो उसने मेरी की थी। कहते कहते मीरा फूट फूट के रोने लगी। भैया भाभी भी घबरा गए। भाभी ने उसके आंसू पोंछे, फिर मीरा से वसीयत की योजना पूछी। थोड़ी देर के बाद स्वयं पर काबू पाकर मीरा ने अपनी नई वसीयत उन दोनों को दिखा दी। भैया भाभी खुश हुए। बहन को भाई ने खूब प्यार से कहा, बहन घबराओ मत, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। वैसे तो तुम्हें अलग रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो ओम नगर में ही तुम्हें अच्छा मकान मिल जाएगा। अभी तुम आराम करो, चिंता मत करो। अच्छा भैया, कहकर मीरा सोफे पर लेट गई। उधर शाम को जब वरुण ऑफिस से लौटा, सलोनी ने रोनी से सूरत लेकर दरवाजा खोला और वो वृक्ष से टूटी हुई दाली सी धम्म से सोफे पर बैठ गई। वरुण ने उसे झकझोर कर पूछा, क्यों, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सलोनी चीख पड़ी, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ धोखा देकर भाग गई। और क्या, ये देखो, अपने पलंग पर ये चिट्ठी रख के गई है। लिखा है, मैं जा रही हूँ। कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें जायदाद में से। मैंने वसीयत बदल दी है। आधी जायदाद बेटी सिया और आधी विकलांगों की संस्था के नाम कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वो माँ पर हाथ उठाता है, वो भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तेरा ही तो था, लेकिन तूने माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। तुझसे रिश्ता तोड़ने का मुझे कोई गम नहीं। कागज का टुकड़ा पढ़कर वरुण पागलों की तरह चिल्लाने लगा। कभी इधर तो कभी उधर चक्कर लगाने लगा। उधर पत्नी क्रोध में बड़बड़ाने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ जी को मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें अपने वश में करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो, ये घर भी खाली करना पड़ेगा। दूसरे ही दिन से वरुण किराए का घर ढूंढने में दौड़ने लगा। मीरा ने अपने भाई के घर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और अपनी एफडी तोड़वाकर पैसे ब्याज पर उठा दिए। उसी से उसके घर का खर्च चलने लगा। देखभाल के लिए उसने एक नौकरानी भी रख ली। उसके भैया भाभी का घर भी उसके घर के पास ही था। मीरा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो बस ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।